बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर हम लोगों ने स्टडी करना है वो हमारे चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में भी यूज़ होनी है और इस चैप्टर से आगे भी यूज़ होनी है, उन टर्म्स को भी हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 इज मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर के में हमने मोशन के बारे में भी स्टडी करना है, फोर्स के बारे में भी स्टडी करना है। सबसे पहले अगर हम मोशन के बारे में बात करें, व्हाट इज मोशन, तो मोशन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हो, जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है, इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट किस हालत में है, मोशन की हालत में है। बड़ी सिंपल सी बात है। सराउंडिंग से क्या मुराद है, उसका इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, अगर उनको आप देखें, उनके लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर मैं मुसलसल ऐसे मूव कर रहा हूं तो आप लोगों के लिहाज से, इस व्हाइट बोर्ड के लिहाज से, इस टूल के लिहाज से मैं अपनी पोजीशन को मुसलसल क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। लिहाजा मैं कहूंगा कि मैं किस हालत में हूं, मोशन की हालत में हूं। इसकी एग्जांपल, मूविंग कार ऑन द रोड। अगर एक कार रोड के ऊपर मूव कर रही है तो रोड के क्रॉस जितनी भी चीजें हैं, दरख्त कह लीजिए या और भी जो चीजें हैं, तो उनके लिहाज से वो मुसलसल अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। क्योंकि अपनी पोजीशन को कार मुसलसल चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कार मोशन में है। और इसका बिल्कुल उल्ट देखिए कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे सराउंडिंग के लिहाज से, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो फिर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट किस हालत में है, रेस्ट किया। अगर मुसलसल पोजीशन को चेंज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट किस हालत में है, रेस्ट में। इसकी एग्जांपल ले लीजिए कि पहले मैं मूव कर रहा था, अब अगर मैं इधर खड़ा हूं तो जितनी देर तक मैं खड़ा हूं, मैं आप लोगों के लिहाज से, इस क्लास के सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के लिहाज से मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। चूंकि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लिहाजा अब मैं रेस्ट की हालत में हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू करूंगा, मैं किस हालत में आ जाऊंगा, मोशन की हालत में आ जाऊंगा। इसकी एग्जांपल ले लीजिए कि अगर एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है और बुक को अगर कोई मूव नहीं करवा रहा तो बुक उधर की उधर ही पड़ी रहेगी और उसकी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो मोशन है, पोजीशन है, वो चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे बुक रेस्ट की हालत में है। स्टूडेंट्स, ये रेस्ट और मोशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे शेयर कर लूं जो कि पास पेपर्स में भी अवेलेबल हैं। ये एमसीक्यूज आए हुए हैं। ये हमेशा याद रखना है कि ये जो टर्म रेस्ट है और मोशन, ये दोनों रिलेटिव टर्म है। दीज आर रिलेटिव टर्म्स। व्हाट डज इट मीन? मैं इसको एक एग्जांपल से रिलेट करता हूं कि कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वो सिर्फ मोशन में नहीं होगी, वो रेस्ट में भी हो सकती है। और अगर एक चीज रेस्ट में है तो सिर्फ रेस्ट में नहीं होगी, वो मोशन में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। एक एग्जांपल फिर से ले लीजिए, एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। फर्ज करें ये कार है, इस कार के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि इस कार को ड्राइव कर रहे हैं। वो जो भी लोग इस कार को ड्राइव कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे के हिसाब से देखेंगे, दो लोग आगे बैठे हैं, तीन लोग या दो लोग पीछे बैठे हुए हैं, तो अगर वो एक दूसरे के लिहाज से देखेंगे तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे, उनमें जो बैठे हुए लोग हैं वो सब कहेंगे कि हम किस हालत में हैं, रेस्ट की हालत में। ड्राइवर अपनी सीट पे बैठा हुआ है, ड्राइवर के साथ वाला अपनी सीट पे बैठा हुआ है, पिछले तीन भी अपनी, तो एक दूसरे के लिहाज से वो किस हालत में है, रेस्ट। लेकिन अगर वो बाहर के हिसाब से देखें, रोड के हिसाब से देखें या जहां से वो चले,
अपने घर से चले, उस बिल्डिंग के लिहाज से देखें तो मुसलसल उससे दूर होते जा रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को मुसलसल क्या कर रहे हैं, चेंज। तो रेस्ट में भी है और रेस्ट के साथ साथ किस में है, मोशन में भी है। तो इसके लिए ये टर्म यूज करते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2-3 दफा एमसीक्यूज में भी आया हुआ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में होने के साथ साथ मोशन में भी हो सकता है, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन के साथ साथ रेस्ट में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग क्या है, ऑब्जर्वर क्या है और कौन सा है। इज दैट क्लियर? एक गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स जो हैं वो एक दूसरे को अगर ऑब्जर्वर मानेंगे तो उसके लिहाज से तो वो रेस्ट में है, लेकिन अगर बाहर वाली चीज को सराउंडिंग लेंगे, ऑब्जर्वर लेंगे, तो उसके लिहाज से वो किस हालत में है, मोशन की हालत में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसके आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये 2 दफा एमसीक्यूज आ चुका है। इन द वास्टनेस ऑफ स्पेस, हमारी ये जो स्पेस है, ये जो यूनिवर्स है जिसमें इतनी वुसअत है, वास्टनेस, वुसअत, वसी और बहुत बड़ी, उस इतनी बहुत ज्यादा बड़ी चीज को वास्टनेस कहते हैं। हमारी जो स्पेस की वुसअत है, जो वास्टनेस है, इसमें हर चीज जो है वो परपेचुअल मोशन में है। व्हाट डज इट मीन बाय परपेचुअल मोशन? ये वास्टनेस ऑफ स्पेस ये वाला वर्ड और परपेचुअल मोशन ये वाला वर्ड ऑलरेडी एमसीक्यूज आ चुके हैं, इनको भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। परपेचुअल मोशन की डेफिनेशन आप उसको बाद में डिटेल में देखेंगे। सिंपल सी बात याद रखिए, नेवर एंडिंग मोशन इज नाउन एज परपेचुअल मोशन। हम देखते हैं जब से इंसान पैदा हुआ है, ये जमीन भी सूरज की गिर्द मूव कर रही है, हमारे सितारे भी मूव कर रहे हैं, जो चीज मोशन में है वो मोशन में है, तो वो परपेचुअल, हम कहते हैं ये परपेचुअल मोशन है, ये नेवर एंडिंग मोशन है। जब से देख रहे हैं कि चल रही है और शायद ये चलती रहे। अब ये रियलिटी में नेवर एंडिंग मोशन होती है या नहीं होती, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन फिलहाल यहां पर इसका यही मीनिंग लिया जाएगा कि हर चीज इस टॉपिक से रेलेवेंट अगर मैं ये बात करूं तो वो कहते हैं हमारी स्पेस में आपको हर चीज जो है वो मोशन में ही नजर आएगी। हवा है, हवा की अगर आप बात कर रहे हैं, एयर इज अ कॉम्बिनेट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, उसके पार्टिकल्स भी मोशन में है, ठीक है। हमारी जमीन जो है वो सन के अराउंड मुसलसल मोशन में है, मून अर्थ के अराउंड मुसलसल मोशन में है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारी गैलेक्सी में मोशन में है, तो गैलेक्सी इस पूरी यूनिवर्स में अपने सेंटर के गिर्द उसके जो विंग्स हैं वो मूव कर रहे हैं। मिल्की वे को अगर आप देखें तो एवरीथिंग इन द वास्टनेस ऑफ स्पेस इज इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल मोशन। बेटा ये 2 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दीज 2 टर्म्स आर वाइडली यूज इन दिस चैप्टर। इसमें भी यूज होंगी, आगे भी यूज होंगी। डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, आप किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, लेट से ए पॉइंट आपका घर है और आपने घर से कॉलेज बी पॉइंट पर आना है, तो ए से चलना शुरू करते हैं, बी पर आप आते हैं, तो ए से बी तक आने के लिए डिफरेंट पॉसिबल पाथ हो सकते हैं डेफिनेटली। उनमें से एक पाथ मैंने लिया, ये जो ब्लैक कलर का मैंने पाथ लिया है, ये ए और बी के दरमियान पाथ है। क्या सर सिर्फ ये एक ही पाथ होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, लेकिन डायग्राम को क्लीन करने के लिए मैंने सिर्फ ये एक पाथ बनाया है। तो ए और बी ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो भी आप पाथ चूज कर रहे हो, जो भी आप पाथ चूज कर रहे हो, उसकी लेंथ को जो हम लेंगे वो उसकी लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज नाउन एज डिस्टेंस। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता है, उस रास्ते की जितनी लंबाई होगी, जितनी लेंथ होगी, वो आपका क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज बुक्स में डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंटली हम एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है स्टूडेंट्स, ये बात भी आपने याद रखनी है। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सारे एमसीक्यूज हैं। यूनिट इज मीटर एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी डायमेंशंस क्या होगी? कैपिटल एल। चूंकि ये लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, लिहाजा डिस्टेंस की डायमेंशंस भी क्या होंगी? कैपिटल एल ही होंगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इससे आगे चलिए जरा, डिस्प्लेसमेंट। मेरा भाई ए और बी, दीज आर 2 पॉइंट्स,
इन 2 पॉइंट्स के दरमियान मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। मैंने एक ये कर्व पाथ बनाया है, इसके अलावा मैं कोई और पाथ भी बना सकता हूँ। लेट से आप इधर से इधर आ रहे हो, ऊपर से ऐसे आ रहे हो, और भी हो सकते हैं, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। मैं जितने भी पाथ ए और बी के दरमियान बना लूँ, इन तमाम अवेलेबल पाथ में से एक पाथ लाजमी ऐसा होगा जो उन तमाम अवेलेबल पाथ में से शॉर्टेस्ट पाथ हो, उससे मजीद छोटा नहीं हम कर सकेंगे। बाकी सारे के सारे पाथ उससे बड़े होंगे, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा की है ए से लेकर कहां तक, बी तक, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए और बी के दरमियान, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इससे शॉर्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। ये किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। है ये डिस्टेंस ही, लेकिन इसको क्या कह दिया है, शॉर्टेस्ट। चूंकि एक्चुअल में ये डिस्टेंस ही है, तो इसका यूनिट फिर क्या होगा, मीटर ही होगा। और डिस्टेंस हमने पढ़ा है ये लेंथ है, तो इसकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, कैपिटल एल, और बेटा इसकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, कैपिटल एल। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आप जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, यहां पर डायरेक्शन को डिस्कस करना जरूरी होगा कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो एरो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर आप बी से ए की तरफ जाओगे तो एरो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। उसके ऊपर एरो या बार लगा देंगे, दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा एज यू विश। अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा तगड़ा किस्म का एमसीक्यूज है, वो आपने ये भी याद रखना है कि मैं अगर ये डायग्राम देखूं, बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू हुआ, पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रा कर दिया, दैट इज R1, और पॉइंट बी किस पोजीशन पर है उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर R2 डिस्क्राइब कर दिया। और आपको पता है जब भी पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट ड्रा करते हैं, और यहां पर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। पॉइंट ए चूंकि पहला पॉइंट था इस वजह से इसको R1 कह दिया, पॉइंट बी चूंकि सेकंड पॉइंट था इस वजह से इसको R2 कह दिया, और इनके दरमियान ये जो रेड कलर की लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हमारे पास 3 वेक्टर्स अवेलेबल हैं। वन इज R1 वेक्टर, सेकंड इज D वेक्टर, एंड थर्ड इज R2 वेक्टर। ये D भी वेक्टर है, R1 भी वेक्टर है, और R2 भी वेक्टर है। अगर मैं हेड टू टेल रूल को याद रखूं, मेरे ज़हन में हो, तो मुझे पता है कि R2 जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। क्यों रिजल्टेंट वेक्टर है? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर की पहचान मैंने बताई हुई थी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी टेल टेल से मिल रही होती है और हेड हेड से मिल रहा होता है, और R2 में ही ऐसा है। अगर R1 देखूंगा, टेल तो टेल से मिल रही है लेकिन हेड टेल से मिल रहा है। अगर D देखूंगा तो हेड से मिल रहा है लेकिन टेल हेड से मिल रही है। R2 ही सिंगल ऐसा वेक्टर है जिसकी टेल टेल से मिल रही है और हेड हेड से मिल रहा है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। लिहाजा R2 किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस D के इक्वल हो गया। ये हमारे पास D इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने इसको डिस्कस करना है तो R1 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो मेरे पास D किसके इक्वल आ जाएगा, R2 माइनस R1। ये रिलेशन मैंने नीचे लिख दिया, D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 सेकेंड पोजीशन वेक्टर है जो कि सेकेंड पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, R1 फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है जो कि फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस लिया, और आपको पता है कि डिफरेंस को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चेंज। तो ये बाज़ दफ़ा ये MCQs आ जाता है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो R2 माइनस R1 उस चेंज इन पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन आ गई कि डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बाज़ दफ़ा वो वेक्टर की टर्म को छुपा देता है, तो अगर इस टर्म को छुपा दे तो आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपने याद रखनी है, ये MCQs आ जाता है। और जब वो ऑप्शन देगा तो डिस्टेंस का ऑप्शन लाजमी देगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब भी चेंज इन पोजीशन की बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्यों? क्योंकि पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है,
वेक्टर ही यूज किया जाता है जिसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, लिहाजा चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ओके, अच्छा जी, अब कुछ एमसीक्यूज हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उसके इक्वल हो जाए। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, या हमेशा उससे बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इक्वल कब होगा? अगर जो बॉडी मूव कर रहा है वो मूव ही स्ट्रेट लाइन में करे और इसके अलावा पाथ ही अवेलेबल कोई ना हो। ए से बी तक जाने का जो पाथ हो वो सिंगल पाथ अवेलेबल और हो ही वो स्ट्रेट लाइन। आप कह लीजिए बॉडी मूव ही स्ट्रेट लाइन में करे तो वो ही डिस्टेंस होगा और वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ये भी एमसीक्यूज आ जाया करता है, बड़ी दफा एमसीक्यूज आया हुआ है, प्लीज आपने इसको भी याद रखना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे आगे यूज होगी, कि अगर एक बॉडी क्लोज पाथ में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी क्लोज पाथ में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मेरा भाई ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। सर डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो होगा? क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड नहीं देखना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखनी है। तो जब आप क्लोज पाथ लोगे तो क्लोज पाथ का रिजल्टेंट जीरो होता है। अगर आपको याद हो, आपने चैप्टर 2 में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए हैं। लेट्स से ये D1 फर्स्ट वेक्टर है, ये D2 सेकंड वेक्टर है, ये D3 थर्ड वेक्टर है। तो देखिए क्लोज पाथ बन गया। क्लोज पाथ क्या होता है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो वही आपका एंडिंग पॉइंट हो, इसको क्लोज पाथ कहेंगे। तो क्लोज पाथ के लिए डिस्टेंस तो जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। चाहे वो रेक्टेंगल शेप का हो, चाहे ट्राइंगल शेप का हो, चाहे रेक्टेंगल शेप का हो, चाहे सर्कुलर शेप हो, चाहे कोई भी रफ शेप हो, अगर वो क्लोज पाथ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्लोज पाथ की क्या पहचान है? कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो वही आपका क्या हो? एंडिंग पॉइंट हो। दैट इज नाउन एज क्लोज पाथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, आज का लेसन इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं।